हेलो दोस्तों, देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं अविनाश सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमने लिया है क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड का सेट नंबर 2 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। हमारा उद्देश्य इस पेपर को लेकर सॉल्व करने का ये है कि हम आपको बता सकें कि क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एंश्योर कर सकें। हालांकि क्वेश्चन पेपर तो सभी सॉल्व करते हैं, लेकिन एक तरीका शायद ना पता होने की वजह से उनके मार्क्स अफेक्ट हो जाते हैं और इसलिए उनका मार्क्स कम हो जाता है। वहीं जो बहुत अच्छे से जिसको तरीका पता होता है वो बहुत अच्छे से लिखता है और उसके बाद से उसके मार्क्स प्रभावित होते हैं और वो मार्क्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर को कैसे इफेक्टिवली सॉल्व करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसके आंसर से एंश्योर कर सकें। तो आइए देखते हैं कि आज हम कैसे इस पेपर को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि 4 सेक्शंस में डिवाइड है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो हमने पहला सेक्शन पहले लिया है। हम पहले सेक्शन रीडिंग को कवर करेंगे, पहले टारगेट करेंगे, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सारे के सारे रीडिंग सेक्शन में आपको MCQs मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और उसके आंसर देने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में एक OMR शीट मिलेगा, जिसको क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए इस पैसेज के बेस जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन का जो ये पैसेज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर अगर बी होगा तो हम इस बी वाले गोले को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, जो हमें OMR शीट मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिया रीडिंग सेक्शन का पैसेज और इस पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते चलेंगे। और बोर्ड एग्जाम में आपके पास OMR शीट होगा, जिसके सही गोले को हमें क्या करना है, आंसर के अकॉर्डिंग सही गोले को, जैसे ABCD को हम फिल करेंगे। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, रीडिंग सेक्शन के पहले पैसेज को पढ़ेंगे और आंसर्स को उसके बेस पर क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। किसी भी पैसेज को अनसीन पैसेज है ये। अनसीन पैसेज का मतलब है ऐसा पैसेज जो आपने पहले ना पढ़ा है, ना ही देखा है, ना ही सुना है। तो चलिए हम इसको पहले पढ़ेंगे और इसके आधार पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। An old man was distressed because his sons always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. एक बूढ़ा आदमी अपने लड़कों से बहुत परेशान था, दुखी था। यहाँ डिस्ट्रेस्ड का मतलब होगा दुखी, जिसको हम कहते हैं सैड। एक बूढ़ा आदमी अपने लड़कों से दुखी था क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे। पैसेज को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें हमारा आंसर अपने आप मिल जाएगा। One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. एक दिन उन सब को उसने अपने पास बुलाया और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर, स्टिक्स का एक बंडल जो है दिखाया था, जो एक दूसरे से बंधे हुए थे। He asked if any one of them was strong enough to break them. उसने उन सब से पूछा कि क्या उनमें से किसी में ताकत थी जो उस लकड़ी के जो स्टिक्स के बंडल को तोड़ पाए। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड। सबसे पहले पहले लड़के ने, फिर दूसरे लड़के ने ट्राई किया, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सब फेल हो गए। ही देन यूनाइटेड द बंडल, तब उसने क्या किया, ही देन अनटाइड द बंडल एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक। और तब उसने क्या किया, उसने उस स्टिक्स के बंडल को खोल दिया और उन सब से उसे तोड़ने के लिए बारी बारी से कहा, अलग अलग तोड़ने के लिए कहा। दिस दे डिड ईजिली, ऐसा उन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया, क्योंकि जब बंडल बंधा हुआ था तो वो मजबूत था और बंडल खुल गया तो उसकी स्टिक्स सेपरेट हो गई और अलग हो गई, कमज़ोर हो गई कॉन्सिक्वेंटली। दिस दे डिड ईजिली, और ऐसा यानी लकड़ियों को तोड़ना, उन स्टिक्स को तोड़ना सेपरेटली, ये उनके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। एंड ऑल द स्टिक्स वर सोन ब्रोकन इनटू पीसेस, और सारे स्टिक्स पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। दस ही टॉट देम दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, और इस प्रकार उस बूढ़े व्यक्ति ने उन लड़कों को सिखाया कि एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, एकता में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बट डिसयूनाइटेड, लेकिन जब वो डिसयूनाइटेड होंगे, अलग अलग होंगे, दे वुड ऑलवेज बी वीक, तो क्या हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये कहानी पहले सुन रखी होगी, तो इससे भी आपको मदद मिलेगी इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द पैसेज इज एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड का मैंने मतलब बताया था सैड था। बिकॉज, क्यों सैड था, इसके ऑप्शंस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे।
इसके ऑप्शंस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि उसके बेटे हमेशा ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर होगा। इसलिए हम अपने OMR शीट में डी को, जो हमारा डी हमारा ऑप्शन है, उसको हम क्या कर देंगे, डी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बच्चों हमने लिया है क्वेश्चन, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वॉज। हमको पहले से पता है कि डिस्ट्रेस्ड का मतलब सैड होता है, इसलिए हमारा आंसर बी जो होगा सही होगा। हम अपने OMR शीट में बी जो ऑप्शन है उसको फिल कर देंगे। लेट अस मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 3। Let's read and find the answer. Which word in the passage is opposite of weak? Weak का मतलब हम सबको पता है कमज़ोर होता है, तो इसका एंटोनेम यानी अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है एंटोनेम, एंटोनाइम। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 हमें मिलेगा ग्रामर से। देखते हैं। आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे एक हमारा जो ब्लैंक छूट गया है, ये टाइपिंग एरर है, ब्लैंक है। यहाँ पे कोई एक वर्ड इन सब में से एक प्रीपोजिशन फिल करना है। हमें पता है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, तो इस प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन है आपको पता है कि लगता है? अगर आपको पता है तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा ऑप्शन सी, ऑफ सही होगा। नाउ वी विल मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 to 8 हमारा ग्रामर से है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन सारे वर्ड्स को सही क्रम में लगा के हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अगर आपने ग्रामर के जम्बल्ड वर्ड को करेक्ट करना सीखा है, सही क्रम में लगाना सीखा है, तो आप समझ सकते हैं। चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से आप देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, असर्टिव सेंटेंस में वर्ब आता है लव, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन डी, सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज। कुछ बच्चे अपने खिलौनों को शेयर करना, बांटना पसंद करते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये है हमारा बेस्ड, ये है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ग्रामर पे, अगेन कंजक्शन पे। नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, ये सॉरी माफ़ करिएगा, ये हमारा जो टाइपिंग एरर अगेन है, ये हमारा रैंक जो वर्ड है ये यहाँ पे आएगा। हम सबको पता है कि नो सूनर के साथ जो सेंटेंस शुरू होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्जन, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन। और नो सूनर के साथ जो कंजक्शन ऐड होता है उसको हम लगाते हैं रैंक। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा घंटी बज गई, तो नो सूनर के साथ हमें याद रखना होगा हमेशा डैन कंजक्शन का यूज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हम जाएंगे, वी विल गो विद द आंसर ऑप्शन डी, डैन। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। हमें देखना है कि इन सारे चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इसके लिए तो आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक काम कर सकता हूँ, आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कौन से वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है। हम देख सकते हैं, अगर आपको मिलिट्री की स्पेलिंग पता है पहले से, तो आप जान सकते हैं कि मिलिट्री की स्पेलिंग सही है। अगर आपको पता है टेम्पोररी की स्पेलिंग सही है गलत है, सेंचुरी की स्पेलिंग सही है या गलत है, तो ये स्पेलिंग सही है। ऑर्डिनरी की स्पेलिंग सही है या गलत है, ये आप जान सकते हैं अगर आपको याद है तो। हमें पता है टेम्पोररी की स्पेलिंग होती है TEMPORARY,
वाई, यहाँ पे हमारा ई नहीं होगा, यहाँ पे हमारा ओ होगा, इसलिए हमारा टेम्पोरेरी की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग है वही सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा आंसर होगा बी, टेम्पोरेरी। हम अपने OMR सीट में क्या करेंगे, हम अपने OMR सीट में क्या करेंगे, ऑप्शन डी को फिल कर लेंगे आंसर के रूप में। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन हु कैन नॉट स्पीक इज, जो बोल नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको हम लैम कहते हैं, क्या उसको हम डीफ कहते हैं, क्या हम उसको लंगड़ा कहते हैं, क्या उसको हम बहरा कहते हैं, क्या उसको हम अंधा कहते हैं, नहीं, जो बोल नहीं सकता उसको हम गूंगा कहते हैं, इसको डम्ब कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर होगा ए। अपने OMR सीट में हम ऑप्शन ए को फिल कर लेंगे फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वी विल हैव टू गो थ्रू अ पैसेज पढ़ लेते हैं। और ये पैसेज दिया है आपकी बुक से, वल्ली वाले चैप्टर से, मैडम राइट्स द बस से। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों के और बस के रेगुलर यात्रा करने वाले लोगों की बातचीत को सुना। इस प्रकार से वो अपना होमवर्क कर रही थी ताकि बस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जा सके और वो अपनी बस यात्रा कर सके, जिसके लिए सी वॉज वेरी मच एक्साइटेड। तो हम देखेंगे एंड सी आल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और इसके लिए उसने क्या किया, उन रेगुलर बस ट्रैवलर्स से क्या किया, कुछ सवाल भी पूछे ताकि बस यात्रा के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस प्रकार से उसने अपने बस की जर्नी के लिए ढेर सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। जो उसका शहर था जहाँ वो बस से जाने वाली थी, उसके गांव से 6 मील दूर था। 6 मील दूर था, इसको आप याद रखिएगा बिकॉज वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस लाइन। और उसके गांव से द फेयर वॉज 30 पैसा, और उसका किराया कितना था, 30 पैसा था। वन वे, एक तरफ से 30 पैसा, दूसरों तरफ से 60 पैसा था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। सी हैड हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और एक आदमी जो कि सज्जन व्यक्ति था उससे उसने सुना कि ये किराया तो कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैसेज के आंसर को सॉल्व करेंगे, पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Complete the sentence by choosing the correct option. Again we have multiple choice questions. The town was from Walli's village. Town वल्ली के गांव से कितनी दूरी पर था, हम सब ने पढ़ा है कि 6 miles दूर था। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा सही आंसर है द फेयर ऑफ द बस वॉज 1 वे। एक तरफ से बस का किराया कितना था, हम सब ने पढ़ रखा है, एक तरफ से बस का किराया 30 पैसा था। तो 30 पैसा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अगेन इन आवर OMR सीट फॉर क्वेश्चन नंबर 10 वी विल ऑप्ट ऑप्शन ए। अभी देखते हैं डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक जो हमारा पैसेज है, जो हमारे क्वेश्चंस है, वो हमारे अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है। तो ये 2 लाइन्स हैं उस पैसेज से। दोनों क्वेश्चंस 1-1 नंबर के लिए हैं। जितने MCQs हैं वो सब 1-1 नंबर के लिए हैं ईच। तो डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। तो साउथ अफ्रीका में हमारा जो इलेक्शन हुआ था जिसमें नेल्सन मंडेला क्या बने थे, ब्लैक और श्वेत राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा इस पैसेज के पैसेज से ही है, लेकिन यहाँ पे उसका आंसर नहीं दिया हुआ है। 1994 में ये हमारे इलेक्शंस हुए थे जिसमें ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 वल्ली वॉज अ, वल्ली क्या थी, वल्ली वॉज कितने साल की थी, वल्ली 7 साल की थी, 10 साल की, 12 साल की या फिर 8 साल की। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्ली वॉज 8 years old। ठीक है, वल्ली वॉज 8 years old। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। द पोएम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे
फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा जो उसको पनिशमेंट के रूप में एक ऐसे मिला था पोएम के रूप में। तो द पोएम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर, इसका आंसर हो जाएगा मदर डक एंड अ फादर। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा अ फादर, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगेन 14 एंड 15, इसके लिए हमें एक पैसेज मिला हुआ है जिसको पढ़ के हमें आंसर देना है। जिस चैप्टर से ये पैसेज है उसको, वो एक पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं दुनिया आइस में और कुछ लोग कहते हैं फायर में समाप्त हो जाएगी। एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कह रहे कि दुनिया किससे ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन है सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सी, फायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर। यहाँ होल्ड का मतलब क्या है। इस पैसेज में जो पैसेज मिला था हमें फायर एंड आइस से, होल्ड का मतलब होता है, होल्ड का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, ये आपके सप्लीमेंट्री बुक से दिया हुआ है, इसमें अनिल और हरि सिंह का जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, थीफ का नाम क्या था, थीफ का नाम था हरि सिंह, हरि सिंह, हरि सिंह। When the thief awoke the next morning he found, कह रहा है जब चोर अगली रात को जगा, जब वो चोरी करके नोटों का बंडल लेके भाग गया था और फिर जब लौट के आया तो उसने सुबह क्या देखा। उसने देखा अनिल उसे छोड़ के जा चुका था, बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल उसको चीट कर चुका था। अनिल तो एक अच्छा आदमी था, वो कैसे चीट कर सकता है। अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना दिया था, ये बिल्कुल सही आंसर। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको याद होगा अनिल ने चाय बना दिया था और ये अभी सो रहा था जानबूझ के कि देखें अगले दिन क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि रिचर्ड एब्राइट ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया क्योंकि 4 ऑप्शन है, वी हैव 4 ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरों का जीवन बचाने के लिए, बिल्कुल ये रॉन्ग ऑप्शन है। टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। टू टेस्ट हिज थ्योरी, ये सही आंसर है। इतना जोर से गाना बजा रहे हो तुम लोग, सब इसमें रिकॉर्डिंग आ रहा है, बहुत तेज कैच कर रहा है, सारा बेकार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा टू टेस्ट हिज थ्योरीज, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। फॉर क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव 4 ऑप्शंस अगेन। भोलीज फादर रामलाल हैड, भोलीज के पिता रामलाल की कितनी बेटियां थीं और कितने बेटे थे। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं 4 बेटे और 4 बेटियां, 4 बेटे और 4 बेटियां, बिल्कुल रॉन्ग है। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है तभी आंसर कर पाएंगे, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बताना है, इसलिए चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। 2 sons and 5 daughters, 2 बेटे और 4 बेटियाँ, बिल्कुल रॉन्ग है। 5 बेटियाँ, बिल्कुल रॉन्ग है। 5 sons and 2 daughters, 5 बेटे और 2 बेटियाँ, बिल्कुल रॉन्ग है। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियाँ, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी। आपको पता है OMR सीट्स में ना ही ये करना है, अगर रॉन्ग क्वेश्चन लिख लेते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन लिख लेते हैं तो ना ही आपको पता है OMR सीट में अगर आप रॉन्ग कर देते तो ना ही आपको उसको मिटाना है, ना ही वाइटनर लगाना, ना ही क्रॉस करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी आपको पता है मिसेस पॉम्फ्रे वाली जो प्रॉब्लम है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो हमारा चैप्टर है सप्लीमेंट्री बुक में, उससे एक क्वेश्चन दिया है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज, ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम थी, आप सबको पता है कि ट्रिकी ज़्यादा खाता था, दुलार के मारे उसकी जो मालकिन थी वो दुलार के मारे एकदम पागल हो गई थी, उसको खूब ज़्यादा खिलाती थी, उसको लगता था कि वो कमज़ोर हो रहा है इसलिए और ज़्यादा खिलाती थी, और ज़्यादा वो लालची था कुत्ता तो लालची खैर होता ही है। तो ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। ट्रिकी ज़्यादा खाता था इसलिए वो भी उल्टियाँ कर रहा था। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उल्टियाँ कर रहा था क्योंकि वो एक्सेस फूड खा चुका था पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 20, इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट। आपको पता है कि नेकलेस स्टोरी में, जो कि फिल्म बॉलीवुड फिल्म जुदाई जैसा कुछ है, उसमें भी जो वुमेन होती है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो एम्बिशियस होती है, जिसके चक्कर में वो अपने हस्बैंड को बेच देती है। लेकिन यहाँ पे खैर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो एक नेकलेस की डिमांड करती है और नेकलेस उसका खो जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा जो ऑप्शन है, जो नेकलेस था वो जो खो गया वो कैसा था, क्या वो सोने का था, बिल्कुल रॉन्ग, सोने का तो नहीं था, सोने का वो नहीं था, सिल्वर का था, नहीं, क्या वो रियल डायमंड का था, बिल्कुल रियल डायमंड का नहीं था। ऐसा तो माटिल्डा को लगता था कि वो रियल डायमंड का था, लेकिन ऐसा था नहीं, वो था आर्टिफिशियल डायमंड का, जिसको ये रियल डायमंड समझ आई थी। ठीक है, इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। OMR सीट में अगेन हम डी ऑप्शन को फिल कर लेंगे। अभी हमारा सेक्शन ए रीडिंग का जो सेक्शन है उसका पार्ट ए ख़त्म हुआ है, पार्ट 1 ख़त्म हुआ है, पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली पार्ट बी, अगेन पार्ट बी के लिए जो कि MCQs इन्वॉल्व। अभी हम पार्ट बी की तरफ हैं, सेक्शन रीडिंग, सेक्शन ए के सेक्शन रीडिंग सेक्शन के, सेक्शन ए रीडिंग के 2 पार्ट्स हमारे पास, पार्ट ए और पार्ट बी। सेक्शन ए जो कि रीडिंग का सेक्शन है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी में वो डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो कि रीडिंग का सेक्शन है ये पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। तो अभी हम पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस को, जिसके लिए अगेन वी हैव अ पैसेज, और ये हमारा है सरमन एट बनारस चैप्टर से ये पैसेज दिया हुआ है। सेक्शन ए रीडिंग का जो हमारा सेक्शन है उसके लिए हमारे सेक्शन है जो रीडिंग सेक्शन है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जो कि MCQs था। पार्ट बी में एक पैसेज मिलेगा और उसके आधार पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो पैसेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पैसेज है सरमन एट बनारस चैप्टर से, और इस पैसेज के बेस पर हमारे कुछ आंसर्स और इस पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, बस ये देखना है कि आप अपने आंसर्स कैसे फॉर्म कर पाते हो। तो पहले हम पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं। रीडिंग द पैसेज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, जो कि उसके बेस पर आते हैं। तो पहले हम पैसेज पढ़ लेंगे, ऑलरेडी आपने चूँकि क्लास में पढ़ लिया होगा। तो लेट्स सी। Once a poor woman came to Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life. एक बार एक महिला बुद्धा के पास आई, लॉर्ड बुद्धा के पास आई, ये कहा कि क्या आप मुझे कोई ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे मेरा मरा हुआ बच्चा पुनः जीवन को प्राप्त हो जाए। द होली मैन टोल्ड दैट, होली मैन यानी कि यहाँ पे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की बात हो रही है, उस साधु ने यानी लॉर्ड बुद्धा ने बताया कि देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हिज सन, कि एक ही दवा थी जिससे उसका बच्चा जिंदा हो सकता था। ही बेड हर ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ, बेड मतलब आदेश दिया, ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड।
उसने उस महिला से यानी लॉर्ड बुद्धा ने उस महिला को आदेश दिया कि जाओ उस घर से एक मुट्ठी सरसों लाओ जहाँ पर किसी की मृत्यु आज तक नहीं हुई हो। द सॉरोफुल मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग द मस्टर्ड सीड बट एवरी डोर सी मेट विथ सैड रिप्लाइज। कह रहे कि वो महिला अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती थी, इसलिए गौतम बुद्ध ने जैसा बोला था वो घर घर गई, दरवाजे दरवाजे गई और एक मुट्ठी सरसों मांगा, लेकिन सब ने यही, सब जगह से उसे सैड रिप्लाइज मिले, सब जगह से उसे दुखद क्या मिला, दुखद, सब जगह से उसे दुखद आंसर मिले, सैड रिप्लाइज मिले, क्योंकि एक मुट्ठी सरसों उस घर से लाना था जहाँ से कोई मृत्यु, जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। सी रिटर्न विथ हैवी हार्ट टू द बुद्धा। सबने क्या कहा, सबने कहा आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। किसी घर में एक महिला ने कहा कि मेरे तो पति की मृत्यु हो गई है पहले। दूसरे ने कहा आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर की। दूसरी महिला ने कहा था, मतलब दूसरे घर में किसी ने कहा था, महिला या पुरुष ने, कि मेरा सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा बच्चा पिछले साल मर गया। सी रिटर्न विथ हैवी हार्ट, और वो एक भारी दिल से, भारी हृदय से बुद्धा के पास पहुंची, जिन्होंने उसे कोमलता से, हु टोल्ड हर टेंडरली, टेंडरली मतलब सॉफ्टली, और बुद्धा ने उन्हें कोमलता से समझाया कि सी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, कि उसे अपने दुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सिंस क्योंकि सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि मृत्यु और दुख सबके लिए समान होते हैं, सबके जीवन में मृत्यु और दुख आते हैं। इस प्रकार से हमने ये पैसेज पढ़ लिया, ऑलरेडी आपने पैसेज पढ़ लिया होगा अपने क्लास में। अब हम बढ़ते हैं इस पैसेज के आंसर, क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू द बुद्धा, कि वो बेचारी महिला, यहाँ पुअर का मतलब गरीब से नहीं है, यहाँ बेचारी महिला से है, दुखियारी महिला से है, कि वो बेचारी महिला गौतम बुद्ध के पास क्यों गई। अभी आपने पैसेज पढ़ा कि उसका एक बच्चा डेथ हो गया था, या उसके बच्चे की डेथ हो गई थी, और वो चाहती थी कि उसके बच्चे को गौतम बुद्ध कोई दवा दे दे जिससे उसका बच्चा जीवित हो जाए। तो यहाँ पे आंसर बनाया हमने, द पुअर वुमन वेंट टू बुद्धा टू आस्क, वो बेचारी महिला बुद्धा के पास सिर्फ इसलिए गई कि क्या पूछने गई कि क्या उसे कोई ऐसा मेडिसिन वो दे सकते थे टू रिस्टोर हिज डेड चाइल्ड टू लाइफ, ताकि उसके मरे हुए बच्चे का जीवन वापस लौट आए, उसका मरा हुआ बच्चा वापस जीवित हो जाए। किस लिए गई थी? तो आप ऐसे अपने आंसर्स को फॉर्म कर सकते हैं। आंसर्स फॉर्म करने के लिए आपका जो ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कम से कम काम चलाऊँ तो होना ही चाहिए, ताकि आप अपने आंसर जानते हुए भी अगर आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन पावर कमज़ोर है। तो ट्रांसलेशन पावर को स्ट्रांग करने के लिए ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप करेक्ट सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे, वरना आपको पता ही नहीं होगा कीज़ लगाना है कि आर लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमन टू डू। अभी आपने पढ़ा है कि बुद्धा ने उस महिला से कहा था कि एक मुट्ठी सरसों उस घर से लेके आओ जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई हो। चलिए हम देखते हैं व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमन टू डू। द बुद्धा आस्क द वुमन टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने उस महिला को एक मुट्ठी सरसों फ्रॉम अ हाउस, उस घर से लाने के लिए कहा, वेयर, जहाँ डेथ हैड नेवर विजिटेड, जहाँ कभी मृत्यु ने दस्तक नहीं दी हो, जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ पर कोई मरा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। What were the sad replies that the women? What were the sad replies? What were the sad replies that people gave her? उस महिला को कौन से sad replies मिले, कौन से निराशाजनक उत्तर मिले? देखिए आंसर द सैड रिप्लाइज दैट पीपल गेव हर वर, वो सैड रिप्लाइज जो उस महिला को लोगों ने दिए वो कौन कौन से सैड रिप्लाइज थे। वन पर्सन सेड, एक आदमी ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। एक महिला ने कहा कि मैंने अपने पति को खो दिया, मतलब मेरे घर में तो मेरे पति की डेथ हुई है। एंड अनदर सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर। और दूसरे ने कहा कि हमारा सबसे छोटा बच्चा पिछले साल डेथ कर गया, उसकी मौत हो गई। यानी कि जहाँ जिस घर में भी गई उसे सैड रिप्लाइज मिले कि हमारे यहाँ कोई ना कोई पहले मरा है, इसलिए हम आपको एक मुट्ठी सरसों नहीं दे सकते एज यू आर डिमांडिंग। ओके लेट्स मूव। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, अब यहाँ वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, विच वर्ड इन द पैसेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
डी, विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली। सॉफ्टली का दूसरा वर्ड इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। सॉफ्टली का दूसरा जो वर्ड है वो है टेंडरली। टेंडरली का मतलब भी होता है सॉफ्टली, यानी कोमलता से। गौतम बुद्धा ने उस महिला को कोमलता से समझाया, बड़े प्यार से समझाया। सॉफ्टली, लविंगली कह सकते हैं, लविंगली भी हम कह सकते हैं, लेकिन लविंगली जो कि पैसेज में वो वर्ड नहीं है, दैट इज़ वाई। सेक्शन बी के बाद अब हम आ गए हैं सेक्शन बी, जो कि राइटिंग के सेक्शन है। इसमें आपको लेटर या फिर आर्टिकल राइटिंग मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक लेटर लिखिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। उस जगह से जहाँ पर आप अपने हॉलीडेज़ मनाने गए हैं। तो लेटर राइटिंग सबसे पहले जब अपने फ्रेंड को हम लिखते हैं तो वो लेटर कैसा होता है, वो हमारा इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, फिर इनफॉर्मल लेटर या फिर फ्रेंडली लेटर कहा जाता है। तो बताना, एक दोस्त को अपने दोस्त को पत्र लिखना है, ये बताते हुए कि वो जिस जगह पे अपने हॉलीडेज़ स्पेंड करने गया है वो कैसी जगह है और उसे कैसा फील हो रहा है। तो सबसे पहले लेटर, फॉर्मल जो लेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले एड्रेस लिखते हैं और फिर डेट उसके नीचे लिखते हैं। आजकल एड्रेस में क्योंकि नाम भी लिखा जाने लगा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोएडा, तो क्या होगा, नाम लिखने के बाद ये एड्रेस हो जाएगा नोएडा सेक्टर 66 और उसके नीचे डेट हो जाएगा 8 मार्च 2000। अब यहाँ पे जो भी आप कर ले 25, 24 जो भी है, और उसके नीचे सैल्यूटेशन का पार्ट होता है, सैल्यूटेशन, ऐसे SALUTATION, सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन। डियर ग्रेस, ये हमारा सैल्यूटेशन कहलाता है, जहाँ पे हम सलाम, जहाँ पे हम नमस्ते बोलते हैं, जो भी हो। आई होप, अब यहाँ पे लेटर कैसे शुरू हो रहा है, आई होप यू आर डूइंग वेल। डूइंग वेल का मतलब होता है कुशल मंगल हो। आई होप यू आर डूइंग वेल। एक फ्रेंड जो लेटर लिख रहा है वो दूसरे फ्रेंड को कह रहा है, जो लेटर पा रहा है, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल हो और मैं एक वंडरफुल टाइम यहाँ पे एक अच्छा समय बिता रहा हूँ यहाँ मनाली में मेरे हॉलीडेज़ को बिताते हुए। मेरे हॉलीडेज़ पे मैं मनाली आया हूँ और मैं अपना अच्छा समय बिता रहा हूँ। दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल एंड आई एम एन्जॉइंग एवरी मोमेंट। दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल एंड आई एम एन्जॉइंग एवरी मोमेंट। ये जगह बहुत अच्छी है और मैं इसे एन्जॉय कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक क्षण में क्या कर रहा हूँ, एन्जॉय कर रहा हूँ। द वेदर इज़ प्लीजेंट, मौसम सुहाना है, एंड द सीनरी इज़ अमेजिंग, और यहाँ पे जो दृश्य हैं वो अमेजिंग है। आई हैव विजिटेड मेनी टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक, कह रहे कि इस जगह पे मनाली में मैं बहुत टूरिस्ट पर्यटन स्थलों को जा चुका हूँ। कौन सी जगह हैं, जैसे कि सोलांग वैली, रोहतांग पास, हडिम्बा टेम्पल, माल रोड, वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग एंड बीज रिवर, ये सारी जगहों पे मैं जा चुका हूँ। आई विश यू वर हियर, काश तुम भी यहाँ होते विथ मी, मेरे साथ। आई विल टेल यू ऑल अबाउट माई ट्रिप व्हेन वी मीट, कह रहे कि जब मैं मिलूँगा, जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपने पूरी जर्नी के बारे में, पूरी ट्रिप के बारे में बताऊँगा। टेक केयर एंड राइट बैक सून, अपना ख्याल रखना और मुझे जल्द ही पत्र लिखो। योर फ्रेंड रवि। ये हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, एंडिंग नोट होता है, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लेटर पार्ट ख़त्म हो गया, सेक्शन बी का। सेक्शन बी का लेटर पार्ट ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि करना एक ही होता है लेकिन हमने दोनों सॉल्व किया है, ऐसे ही दोनों सॉल्व कर दिया। अथवा करके आता है, दोनों में से एक ही करना होता है क्वेश्चन नंबर 2 का, लेकिन हमने एक ही सॉल्व, मतलब दोनों सॉल्व कर दिया, लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचते हैं। सेक्शन बी का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, रीडिंग पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये। कर राइट लेटर, राइट अ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, किसी घटना को उसके बारे में सूचित किया जाता है एक फॉर्मेट पे। तो कैसे लिखा जाता है देख सकते हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ बिजी मार्केट इन अबाउट 100 to 80 वर्ड्स। जब भी कोई घटना होती है तो उसके बारे में जब आप किसी को सूचना देते हैं तो वो रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। जैसे अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में किसी घटना के बारे में उसमें दिया जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी कार्यक्रम का, किसी प्रोग्राम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया रहता है। वही चीज़ यहाँ पे करना है, किसी घटना की रिपोर्टिंग करनी है, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक रिपोर्ट लिखनी है किसके बारे में, एक बिजी मार्केट के बारे में, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है टाइटल होता है हमारा, टाइटल अ बिजी मार्केट बाई, और कौन लिख रहा है वो, अ बिजी मार्केट, कौन लिख रहा है उसका नाम लिखा रहता है, जो कि हमने लिखा है XYZ। चलिए, आई लिव इन अ क्राउड लोकेलिटी एंड फ्रॉम द टॉप फ्लोर। अब ये बता रहे कैसे, क्या कौन सी जो है ट्रैफिक इसमें देखी और उस चीज़ का क्या क्या चीज़ें हिंट इसके लिए कर रहा है कि इट्स नेम, जो डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन करेगा उस घटना का। बिजी रोड का, गुड्स सामान, जो क्या सामान देखा था,
का ट्रैफिक देखा, इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या है, और आप उस राय इस बिजी रोड पे आपका यानी जिस व्यक्ति ने लिखा है उसकी क्या है राय। कह रहे कि अ बिजी मार्केट बाई XYZ, आई लिव इन अ क्राउडेड लोकेलिटी। कह रहे कि मैं एक भीड़ भाड़ वाले लोकेलिटी में, एरिया में रहता हूँ और उसके टॉप फ्लोर पे रहता हूँ। द क्राउड प्रेजेंट्स द सीन ऑफ अ ह्यूमन सी, और वहाँ से जो क्राउड यानी जो भीड़ का जो दृश्य दिखता है वो मनुष्य के समुद्र जैसा लगता है। इन द इवनिंग, शाम को, यानी जो भीड़ जो उसके टॉप फ्लोर से जिस एरिया में रहता है और भीड़ जो देखता है नीचे, वो एक मनुष्य के समुद्र जैसा लगता है। द इवनिंग, शाम को। पीपल रिटर्न फ्रॉम द ऑफिसेज, लोग ऑफिस से लौटते हैं। एंड स्टूडेंट्स आर बैक फ्रॉम देयर स्कूल्स, और बच्चे स्टूडेंट्स अपने स्कूल से लौटते हैं। अब पूरी भीड़ हो जाती है। सम पीपल कम आउट टू परचेज वेजिटेबल, कुछ लोग सब्जियां खरीदने निकलते हैं शाम को, फल खरीदने निकलते हैं, और कुछ लोग घरेलू सामान खरीदने के लिए निकलते हैं। द बिगेस्ट क्राउड इज़ इन द वेजिटेबल मार्केट, सबसे ज़्यादा भीड़ बस सब्जी बाज़ार में होती है। सम पीपल मूव फ्रॉम स्टॉल टू स्टॉल, कुछ लोग दुकान दुकान घूमते हैं। एंड बार्गेन फॉर ईच एंड एवरी आइटम, और हर चीज़ के लिए मोल भाव करते हैं। ये एक भीड़ का दृश्य वर्णन किया जा रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिपोर्टर, जो भी XYZ है। द कॉन्फेक्शनर शॉप इज़ अनदर प्लेस ऑफ अट्रैक्शन, और जो हलवाई की दुकान है वो आकर्षण का क्या है, एक दूसरा केंद्र है। लिटिल चिल्ड्रन गाइड देयर पेरेंट्स टू द शॉप, छोटे बच्चे अपने माता पिता को खींच कर कहाँ ले जाते हैं, उस दुकान को ले जाते हैं। एंड फोर्स देम टू बाय द स्वीट्स, और उनसे मिठाई खरीदने की, अपने पसंद की मिठाई खरीदने की जिद करते हैं। चाट पकौड़ीज, गुलाब जामुन एंड जलेबीज आर इन द ग्रेट डिमांड, उस दुकान पे चाट पकौड़ी, गुलाब जामुन ये सारी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। द बैलून सेलर कैरी होल बंचेज ऑफ इन्फ्लेटेड बैलून्स, और जो बैलून सेलर है वो गुब्बारे, हवा भरे हुए गुब्बारे लेके बच्चों को ज़्यादा लुभाता है, छोटे बच्चों को लुभाता रहता है। द टॉय सेलर सेट देयर स्टॉल्स ऑन द पेवमेंट्स, और फुटपाथ पे जो है जो खिलौना बेचने वाला है अपनी दुकान फुटपाथ पे लगा के रखा है। द न्यूज़पेपर वेंडर सेल द इवनिंग न्यूज़पेपर, जो अखबार वाले हैं वो शाम का अखबार बेचते हैं। पता नहीं कौन सी जगह पे शाम को अखबार बिकता है, समझ नहीं आता है। इन अ वेरी नाइस मैनर, बहुत सुंदर तरीके से शाम का अखबार बेचते हैं। दे शाउट आउट द सेंसेशनल न्यूज़, और कह रहे कि जो लेटेस्ट खबर होती है, जो थोड़ी भड़काऊ खबर होती है, उसके लाइंस को वो रटते हैं कि ये खबर छपी है, इसको ले लो, ताकि उनका न्यूज़पेपर ज़्यादा बिक पाए। कीप द पेपर फोल्डेड, और पेपर को फोल्ड करके रखते हैं। द काउज एंड काफ्स रोम मतलब घूमना, अबाउट द स्ट्रीट्स, ईटिंग एवरीथिंग एंड लुकिंग एंग्रली एट द बाई स्टैंडर्स, क्या करते हैं वो जो भी चीज़ उनको मिलती है खा लेते हैं, और बाई स्टैंडर्स, और जो दर्शक हैं मेले में, जो भीड़ में, उनको गुस्सा के देखते हैं, गाय और उनके बछड़े। कह रहे इन शॉर्ट, कम शब्दों में कहा जाए, एवरी स्ट्रीट हैज़ एन इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफ इट्स ओन। कह रहे कि हर स्ट्रीट का, हर गली का अपना एक दिलचस्प नज़ारा है। एंड इट्स ओन इज़ एन्जॉयड बाय द पीपल, और इसको लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो लिव देयर, जो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, जो कि क्या है, एक आर्टिकल, एक हमारा राइटिंग है, किस चीज़ का, रिपोर्ट राइटिंग है। इसका भी अथवा करके दिया है, होता है क्वेश्चन, जो कि आर्टिकल होता है। आर्टिकल जैसे आप ऐसे जानते हो वैसे आर्टिकल होता है, अथवा करके दिया है, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो, चाहे आप एक आर्टिकल लिखो। आर्टिकल मतलब ऐसे जैसे ही कोई चीज़ होती है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ऐसे का थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है, क्योंकि टाइटल के बाद जो है वहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ता है। टाइटल के बाद अपना बाई करके यहाँ पे नेम लिखना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ टाइटल से काम चल जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड में मैंने देखा है कि सिर्फ टाइटल लिखिए और आपका आर्टिकल कंप्लीट होगा। मतलब टाइटल के नीचे अपना मैटर लिख दीजिए, दिस गेट्स कंप्लीटेड। तो चलिए देखते हैं इसका अथवा क्या है। राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 वर्ड में एक आर्टिकल लिखना है। अ विजिट टू अ जू यानी कि एक चिड़ियाघर में पहुंचना। तो कौन कौन से कैसे लिखना, उसका हिंट यहाँ पे दिया है कि एक जू क्या होता है और इसकी लोकेशन, और जो जू पे गए थे उस वो क्या होता है, जू क्या होता है, जहाँ जिस जू में गए थे उसकी लोकेशन क्या थी और जू कहाँ था, एनिमल्स वहाँ पे कौन कौन से जानवर आपने देखे, ठीक है, वहाँ पे कौन, सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये, चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 3, इसी को और करके दिया रहता है, आपको कोई एक ही करना रहता है। तो ये आपका या तो आर्टिकल लिखे या फिर ये रिपोर्ट राइटिंग लिखे। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, इसलिए आर्टिकल राइटिंग हम लिख देते जो कि एस्से जैसा होता है। राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू, यानी कि कोई व्यक्ति एक जू में गया है घूमने, कोई व्यक्ति एक जू में गया है घूमने और उसके बारे में लिखना है कि उसके विज़िट करते समय कैसा उसको लगा। तो क्या है, पहले हिंट दे दिए कि जू क्या होता है, जू कहाँ पे था और जू कहाँ पे था, एनिमल्स उसमें कौन कौन से जानवर थे, कौन कौन से सांप वगैरह थे, और फाइनली अपनी ओपिनियन देनी होती है, कंक्लूज़न देना होता है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ अ जू, अ विजिट टू अ जू। यहाँ पे आर्टिकल लिखना होता है। देखिए बाई करके यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल है तो यहाँ पे आर्टिकल है, इसलिए देखिए यहाँ पे और विजिट टू अ जू, यह टाइटल हो गया, ये टाइटल हो गया, आर्टिकल का टाइटल हो गया विजिट टू अ जू, और नीचे जिसने लिखा है बाई XYZ, आप अपना नाम लिख सकते हैं और उसके बाद से इससे जैसे हम आर्टिकल को लिख देंगे। और विजिट टू अ जू गिव्स अस ट्रू नॉलेज अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वी कैन सी द वाइल्ड लाइफ एंड देयर, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर, इन देयर नेचुरल स्टेट इन द जू। द जू in Lucknow is situated in an open space near Hazratganj. It is visited by the thousands of people every day. It has a large number of different kinds of animals, birds. ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा खुद से और इसको आप क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि हालांकि यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस जल्दी बदलते नहीं, वही क्वेश्चन नया पुराना करके देते रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। सेक्शन सी पे हम आ चुके हैं, विच इज़ अ ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में कुछ पैसिव वॉइस, कुछ नरेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रामर सेक्शन से कुछ नरेशन के, कुछ पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए हम देखते हैं सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर ए। क्या है ये, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने नरेशन पढ़ा होगा, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, उसका है माई फ्रेंड सेड टू मी। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व कर दिया पहले आपके लिए। इसके लिए कैसे सॉल्व किया, इसके लिए तो आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, बट कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ लैंड मी योर बुक टुडे। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है तो माई फ्रेंड आस्क मी। आस्क हमेशा इंटेरोगेटिव नरेशन में नहीं आता है, ये आपके ऑर्डर प्लस रिक्वेस्ट के फ्यूज़न के लिए भी आता है। जब ऑर्डर और रिक्वेस्ट समान एक साथ चल रहे हों तो वहाँ पे हम आस्क लगाते हैं। तो माई फ्रेंड यहाँ पे सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। और ये जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इससे प्लीज़ जो है वर्ड होता है हटा लेते हैं, और बाकी जो है उसको टू लगा के, मेन वर्ब से पहले टू लगा के इन्फिनिटिव बना के पूरा सेंटेंस इसके पर्सन वगैरह को चेंज करके लिख देते हैं। ये तो खैर रूल की बात है, ये तो रूल की बात है। तो माई फ्रेंड आस्क मी टू लैंड हिम माई फ्रेंड आस्क मी टू लैंड हिम माई बुक दैट डे। टुडे को दैट डे में हम चेंज कर देते हैं। ये तो रूल की बात है, अगर आपने रूल पढ़ा तो इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ये आपका नरेशन हो गया। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको हम कर लेंगे, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी हेल्प मी, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा हर, बाई हर, सी बन जाएगा बाई हर, और पास्ट इंडेफिनिट ये बन जाएगा आई। पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प। तो आई वॉज हेल्प बाई हर, ये पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस का रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कैसे सॉल्व हुआ ये आप समझ सकते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग, अब यहाँ पंचुएशन पे भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए। तो पंचुएशन में आपका कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें आती है। कैसे हम इसको पंचुएट करेंगे, ये आपका डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस है और इसको क्या करना है, क्वेश्चन है, और इसको क्या करना है आपको पंचुएशन सही जगह लगानी है, सही जगह कैपिटलाइजेशन करना है। आप देख सकते हैं मोहन सेड टू सोहन, जब भी ऐसी चीज़ आती है माई फ्रेंड सेड टू मी, यहाँ पे देख सकते हैं बोथ द सेंटेंसेस हैज़ बीन सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो मोहन सेड टू सोहन, ये लग गया कॉमा, ठीक है। उसके बाद कॉमा के बाद जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी हमारा अजर्शन, जो भी कही जाती है बात, चाहे क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी, जो भी सेंटेंस होता है,
डेट इज़ पुट विद इन एन इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बीच के अंदर जो सबसे पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो डू यू नो दैट लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। डू यू नो, ये देखिए आपका ये सॉल्व हो गया। इसके लिए आपको नरेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नरेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पंक्चुएशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब ये ट्रांसलेशन आ गया। ट्रांसलेशन में मैं आपको यहाँ पे क्या बता सकता हूँ, जो भी क्वेश्चन आया था इसको कैसे सॉल्व किया गया था, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप देखेंगे भारत एक विशाल देश है, मैंने इसको ऑलरेडी आपके लिए ट्रांसलेट करके रखा है। ट्रांसलेशन में अगर आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी तो आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू चूज़ अ गुड टीचर। भारत एक विशाल विकासशील देश है या तेज़ी से उन्नति कर रहा है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। इट इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्या हैं। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्राइस आर मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसे नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। बाय कंट्रोलिंग दैम आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। ये सिंपल सा एक पैसेज आता है विच कैरीज 4 मार्क्स। तो ये ठीक है, आप ट्रांसलेशन जितना अच्छा होगा उतना आपके पेपर को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी। अब हम फाइनल सेक्शन डी जो कि लिटरेचर का सेक्शन है, आपकी बुक से, सप्लीमेंट्री से और मेन टेक्स्ट बुक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। 30 to 40 मेन सेक्शन आपका जो फाइनल सेक्शन है हम वहाँ पहुँच चुके हैं, सेक्शन डी जो कि लिटरेचर का सेक्शन है। और सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जिसे आंसर करना है 30 to 40 वर्ड्स में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। हर एक क्वेश्चन को 30 to 40 वर्ड्स। तो कितने क्वेश्चन हैं? कितने क्वेश्चन है? लेट अस सी। ए के लिए और करके एक दूसरा क्वेश्चन भी है, फिर बी है और यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है। बी के लिए भी और करके एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले अब इसको शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन डी लिटरेचर के लिए। हाउ डिड द पोस्टमैन, वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, यानी कि पोस्टमैन क्यों हंसने लगा, जोर जोर से क्यों हंसने लगा। आंसर देख लीजिए। पोस्टमैन को पहले लगा जब लैंचो का लेटर उसको प्राप्त हुआ तो उसको लगा कि ये व्यक्ति कितना स्टूपिड है जो गॉड को पत्र लिख रहा है, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल। गॉड को कौन पत्र लिखता है, बिकॉज गॉड हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे सामने, ठीक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे गॉड को हम डायरेक्टली जाके पा सके, अगर प्रैक्टिकल लेवल की बात करें तो इस कलयुग में। तो क्वेश्चन है कि जब पोस्ट मास्टर ने उस लैंचो का पत्र देखा जो भगवान के नाम पे था तो वो हंसने लगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो सीरियस हो गया। तो यहाँ पे कह रहे क्यों हंसने लगा, इसलिए हंसने लगा क्योंकि उसको लग रहा था कि लैंचो स्टूपिड है क्योंकि उसने गॉड के नाम पे, गॉड के एड्रेस पे एक लेटर पोस्ट किया था। द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली एज ही हैड नेवर सीन अ लेटर रिटन टू गॉड इन हिज करियर। कभी उसने ऐसा पत्र नहीं लिखा था जो भगवान के नाम पे लिखा गया हो। ही थॉट दैट इट वॉज रिटन एज अ जोक। उसको लगा कि ये मजाक के रूप में लिखा गया है, हालांकि ये बात सही नहीं है, फिर भी हम आंसर बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं। ही लाफ्ड एट द फॉलिसनेस ऑफ द राइटर। राइटर कौन था यहाँ पे? लैंचो इसका राइटर था। तो कह रहे कि वो लैंचो की फॉलिसनेस पे वो हंस रहा था, लैंचो की फॉलिसनेस पे बेटा वो हंस रहा था। उसको लग रहा था कि लैंचो एक स्टूपिड है, पहले तो लगा वो जोक के रूप में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। गोवा के जो बेकर्स होते हैं वो ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में है, वो उनकी प्रिपरेशंस क्या होती है। तो कह रहे कि द बेकर्स ऑफ गोवा प्रिपेयर ब्रेड। अगर आपने ये चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आप इस आंसर को समझ पाएंगे। द बेकर्स ऑफ गोवा प्रिपेयर ब्रेड, केक्स एंड बॉल। ये स्पेशल स्वीट होती है, ब्रेड होती है, ये सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं आगे कह रहे दे बेक फ्रेश लॉफ्स डेली। वो रोज़ ताज़ी पावरोटी बनाते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल फर्नेस। और जो पुरानी उनकी पारंपरिक भट्टी है उसी में बनाते हैं पावरोटी और अलग अलग टाइप के ब्रेड। देयर मोस्ट पॉपुलर आइटम इंक्लूड, उनका जो सबसे पॉपुलर आइटम है वो क्या है? पाव है। पाव क्या है? एक ब्रेड है, बैंगल शेप ब्रेड और चूड़ी के आकार में बनने वाला ब्रेड है। एंड स्वीट ब्रेड, मीठा ब्रेड है फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग एंड फेस्टिवल्स। और वो किस ओकेज़न के लिए बनाई जाती हैं? स्पेशल ओकेज़न, जैसे शादी हो, कोई त्यौहार हो, उसके लिए वो स्पेशल ओकेज़न पे वो मिठाई, वो एक ब्रेड बनाते हैं, मीठी ब्रेड बनाते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है, आपका ट्रांसलेशन जो स्किल है वो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन आंसर्स को समझ भी सकते हैं और आप उसको अपने शब्दों में बना के लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी का जो बी है, राइट, लिटरेचर सेक्शन का जो बी है, सेक्शन सी का बी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लैंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उसके बारे में लैंचो ने क्या टिप्पणी किया, उसको यही बोला ना, उसको लगा इन्होंने इसका 30 पीसों पैसा निकाल लिया है एनवेलप से जो गॉड ने उसके लिए भेजा था, तो उनके लिए वो कहते हैं कि बंच ऑफ क्रूक्स थे। अकॉर्डिंग टू लैंचो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर बंच ऑफ क्रूक्स। उसने यही बोला, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। लैंचो थॉट दैट द एम्प्लॉयज़ हैड टेकन द रिमेनिंग मनी एज ही ओनली रिसीव्ड 70 पीसोज। उसको लगा, अभी जो मैंने बात बताई है वही चीज़ है, लैंचो को लगा कि 30 पीसोज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिया, उसको सिर्फ 70 पीसोज ही मिले हैं। पीसोज इज़ द टाइप ऑफ करेंसी जिस देश की ये कहानी, और इंस्टेड ऑफ 100 में से 70 पीसोज उसको मिले, बाकी का पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है, ले लिया है चुपके से, इसलिए उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोला। इस क्वेश्चन का भी 2 है, हालांकि और वाला नहीं करना है। व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। बस में बैठने के बाद वल्ली, मैडम राइट्स द बस से है ये शॉर्ट क्वेश्चन। बस में बैठने के बाद वल्ली ने क्या किया, तो बस में बैठने के बाद वल्ली ने क्या किया, द वल्ली गॉट इनटू द बस। वल्ली बस में बैठी, सी लुक्ड एट एवरीथिंग, सीट पे बैठ गई थी अपने, और एवरीथिंग थॉरली, और हर चीज़ को पूरी तरह से देख रही थी अपने खिड़की से। When she looked outside, जब उसने बाहर देखा, she found her view cut off, तो उसने देखा कि उसका व्यू जो बाहर का दृश्य था वो कट रहा था कैनवस से, शीशे से, ब्लाइंड, क्योंकि उस पर एक ब्लाइंड लगा था। आपने देखा होगा कि रस्सी ऐसे खींचने पे उसका जो खिड़की पे ऐसे बंद हो जाता है ना, लकड़ी के फट्टे से बना होता है। दैट लार्ज पार्ट ऑफ द विंडो, खिड़की पे जो ब्लाइंड था वो क्या हो रहा था, उसके बाहर के दृश्य को अवरुद्ध कर रहा था, देखने से रोक रहा था। ठीक है, बाहर की चीज़ें उसने देखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। थक गए नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हमें आंसर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हालांकि इसमें भी और करके दिया हुआ है, हमने दोनों सॉल्व किए, आपको कोई एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली। वल्ली को कंडक्टर ने कैसे ट्रीट किया है, रिसीव का मतलब ट्रीट कैसे किया, कैसे उसको उसके साथ व्यवहार किया। तो कह रहा है द बस कंडक्टर वॉज फ्रेंडली। बस कंडक्टर का स्वभाव कैसा था, ही वॉज अ फ्रेंडली मैन, फ्रेंडली एंड प्लीड विद वल्ली, और वल्ली के साथ वो क्या करता था, खेलता था। ही रिकॉल्ड हर मैडम, ही कॉल्ड हर मैडम, वो उसको मैडम कह के बुलाता था, जो कि एक महिला को बुलाया जाता है। एंड जोकिंगली ऑफर्ड हिज हैंड टू हेल्प हर गेट ऑन द बस, और उसको अपना हाथ ऑफर किया कि पकड़ के तुम बस में चढ़ जाओ, सो दैट वो उसको हाथ पकड़ के बस में चढ़ जाए। सी वॉज अम्यूज्ड बाई हर कॉन्फिडेंस, ही वॉज अम्यूज्ड बाई हर कॉन्फिडेंस। लेकिन उस लड़की का जो 8 साल की थी, उसका व्यवहार देख के वो क्या था, बहुत आनंदित हो उठा, बस का जो कंडक्टर था। एंड ट्रीटेड हर विद काइंडनेस, और उसको दयालुता के साथ व्यवहार किया, यानी दया का व्यवहार किया। ही ऑल्सो एन्जॉयड हर एक्साइटमेंट एंड मेड श्योर शी वॉज कम्फर्टेबल ड्यूरिंग द राइड। और छोटी लड़की जो बस राइड करते समय बहुत एक्साइटेड हो रही थी, उसको उसने एंजॉय किया, और ये सुनिश्चित किया, ये मेक श्योर किया कि वो आरामदायक रहे अपनी बस यात्रा के दौरान। वो क्या रहे, आराम से बैठे अपनी बस यात्रा के दौरान, उस बस यात्रा को आराम से वो कर पाए। ठीक है, इसका जो और करके क्वेश्चन है उसको भी हमने सॉल्व किया है ताकि आप देख पाएँ। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल। कूर्ग जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया का चैप्टर है, एक पार्ट है स्टोरी का, उसके बारे में कह रहा है कि लेखक जो है कूर्ग और उसके लोगों के बारे में क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि लेखक जो है कूर्ग और उसके लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये लोग बहुत बहादुर होते हैं, और बहुत सारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स उनके बारे में बताता है। तो हम देख सकते हैं द राइटर डिस्क्राइब्स कूर्ग एज अ ब्यूटीफुल प्लेस। कहता है कि
कूर्ग एक ब्यूटीफुल प्लेस है कर्नाटका में, और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, फुल नदियाँ हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है। द पीपल ऑफ कूर्ग कॉल्ड कोडावोजा, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? कोडावस कहा जाता है। वे बहादुर होते हैं और अपने हॉस्पिटैलिटी यानी अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जाने जाते हैं, यानी अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं। दे हैव रिच कल्चर, उनका कल्चर जो है बड़ा समृद्ध है, संस्कृति, और एंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द इंडियन आर्मी, और उनका इंडियन आर्मी से एक बहुत गहरा संबंध भी है। द राइटर आल्सो हाईलाइट्स देयर यूनिक ट्रेडिशन, लेखक जो है उनके अनोखे परंपरा को क्या करता है? हाईलाइट करता है, जो कि इंडिया में अन्य लोगों से क्या है? अन्य लोगों के ट्रेडिशन से डिफरेंट है। ठीक है, ये माफ़ कीजिएगा, पास बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे गलती से आ गया, मिस टाइप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच इज़ फ्रॉम आवर पोएट्री, हु हैज़ कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस थ्रू दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हमारे पोएम से है, डस्ट ऑफ स्नो पोएम से है। ठीक है, ये कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट टेल्स अस, ये पोएम किसने लिखा है? यहाँ पे कह रहे हैं कि पोएम रॉबर्ट, ये डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, और ये व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव, और इस पोएम से लेखक क्या मैसेज देना चाहता है? कहता है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पोएम किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जैसे कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये बताता है छोटी चीज़ें जो प्रकृति में हैं वो भी हैप्पीनेस ला सकती हैं और हमारा मूड चेंज कर सकती हैं, फ्रॉम सैड टू हैप्पी कर सकती हैं। द पोएट शोज हाउ अ सिंपल मोमेंट कैन मेक अ बैड डे फील बेटर, पोएट ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक छोटा सा सिंपल साधारण सा दिखने वाला मोमेंट समय क्या कर सकता है? आपको अच्छा महसूस करा सकता है। ठीक है, ये चीज़ है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 3 नंबर के लिए है। इसका भी और करके क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 7 का और करके एक और क्वेश्चन दिया है। क्या है ये? 4 लाइन की पोएम लिख दीजिए, या फिर जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप लिख दीजिए। तो 4 लाइन की पोएम है, आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक से ये पोएम होती है, आपके टेक्स्ट बुक से ये पोएम होती है। ठीक है, 4 लाइन की पोएम है, तो 4 लाइन की पोएम की 4 लाइन लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, लिखेंगे आप। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, उस पोएम का विचार आखिर पोएट जो है उस पोएम के थ्रू कहना क्या चाहता है, कौन सा मैसेज देना चाहता है, तो सेंट्रल आइडिया है। हालांकि इसमें से 3 में से कोई एक लिखना है, तो मैंने भी यहाँ पे एक ही लिखा है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चन पेपर जब पढ़ाए जाएंगे आपको सॉल्व करना बताया जाएगा। यहाँ पे सैम्पल पेपर, चाहे मॉडल पेपर, चाहे प्रीवियस ईयर सेट पढ़ाए जाएंगे, तो उनमें 1 बाय 1 लिखा जाएगा सारे के सारे। आखिर पोएम ज़्यादा हैं तो एक एक करके लिखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक लिखा है, किस पोएम का? अमेंडा का। तो अमेंडा के बारे में क्या लिखा गया है? देखिए, अमेंडा पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। अमेंडा इज़ द पोएम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बच्चे की मानसिकता क्या होती है, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, उनकी सोच क्या होती है, किसी चीज़ को वो कैसे देखते हैं। द पोएम टेल्स अस अबाउट ए लिटिल गर्ल अमेंडा, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। द पोएम टेल्स अस अबाउट ए लिटिल गर्ल अमेंडा, शी इज़ कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली बीइंग स्कोल्डेड मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर। हालांकि पोएम में उसके माता पिता उसको डांट रहे हैं हर बात में, या फिर कौन डांट रहा है ये पता नहीं चला, लेकिन शायद लेखक यहाँ पे कह रहा है कि शायद उसके माता पिता ही हैं जो उसको डांट रहे हैं। लेखक क्या हम ही कह रहे हैं कि शायद उसके माता पिता उसको डांट रहे हैं हमेशा। बट अमेंडा इज़ लॉस्ट इन हर ओन वर्ड, लेकिन अमेंडा जो है, जैसा कि बच्चों की मानसिकता होती है कि वो अपने ख्याल में खोए हैं, कितना भी डांट पड़ता है हम अपनी वाली करते रहते हैं। द फ्रिक्वेंट इंटरफेरेंस मेक हर वेरी अनहैप्पी, माता पिता, उसके माता पिता का बार बार उसको इंटरफेयर करना क्या करता है, उसको बहुत अनहैप्पी कर देता है, नाराज़ कर देता है। सी वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मरमेड इन द एटर्नल सी वेयर सी इज़ इन ओनली इनहैबिटेंट्स। कह रहे कि वो अलग अलग कल्पनाएं करती हैं अपने मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए, प्रॉबेबली अपनी मम्मी की डांट से बचने के लिए अलग अलग कल्पनाएं करती है। कभी वो सोचती है कि वो एक मरमेड है और पूरे समुद्र में अकेली ही है, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सी फील्स दैट एन ऑर्फन हैज़ मोर फ्रीडम दैन हर, वो फ्रीडम चाहती है, वो सोचती है कि काश मेरे मम्मी पापा हो ही ना, क्योंकि उसको लगता है कि जो ऑर्फन होता है, अनाथ बच्चा होता है, उसको ज़्यादा फ्रीडम मिल पाती है। तो लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन टू वॉट हर मदर इज सेइंग, और छोटी लड़की अपनी माँ के कहे पे ध्यान नहीं देती है। द पोएम देन पॉइंट्स दैट पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम टू ग्रोइंग चिल्ड्रेन, यहाँ पे पोएट इस पोएम के थ्रू ये भी कहना चाहता है कि बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा डांट डपट के, बहुत ज़्यादा डरा के नहीं रखना चाहिए।
द पोएम देन पॉइंट्स इट। आगे कह रहे कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग में एडवर्सली अफेक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, कह रहे कि बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा लगातार डांटा जाए तो उनके डेवलपमेंट को वो प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया हमने एक ही लिखा हुआ है। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पे आपके सप्लीमेंट्री से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ डिड मैम लोइजल रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड शोड हर इन द एन इन्विटेशन कार्ड ऑफ पार्टी द नेकलेस, चैप्टर से ये क्वेश्चन है जिसको 30 to 40 वर्ड शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, इसका शॉर्ट आंसर लिखना है कि हाउ डिड मैम लोइजल रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड शोड हर एन इन्विटेशन कार्ड ऑन पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। कह रहा है कि जब मिनिस्टर्स यानी मंत्री के आवास पर जो है पार्टी थी, उसका इनविटेशन कार्ड जब मैम लोइजल को उनके हस्बैंड ने दिखाया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। बिकॉज आपको पता है कि मैडम जो मैम लोइजल थी वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी महिला थी। ठीक है, सी वांटेड टू लीड अ वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ, जो कि उनके हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जब उनको उनके हस्बैंड ने, सिंपल हस्बैंड ने क्या किया, जब इनविटेशन कार्ड दिखाया मिनिस्टर्स रेजिडेंस के घर पे जो होने वाला था, रेजिडेंस में होने वाला था, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। देखिए, माटिल्डा यानी मैम लोइजल, माटिल्डा वॉज सिंपली डिसप्लीज्ड व्हेन हर हस्बैंड शोड हर द इनविटेशन। कह रहे कि सिंपली वो नाराज़ हो गई, डिसप्लीज मतलब नाखुश हो गई, वो नाखुश हो गई, वो माटिल्डा क्या हो गई, नाखुश हो गई, नाखुश हो गई। ठीक है, सिंपली वो नाखुश हो गई इनविटेशन कार्ड देख के। सी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एंड थ्रू द इनविटेशन पिटफुली, घृणापूर्वक उन्होंने क्या किया, उस इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया, उसे अपमानित किया। एज सी हैड नथिंग ब्यूटीफुल एनफ टू वियर एट द बॉल, बॉल का मतलब यहाँ इनके रेजिडेंस पे जो पार्टी होने वाली थी उसी को ये बॉल कहा जा रहा है, डांस पार्टी जो होने वाली थी। तो उनको इसलिए ऐसा किया क्योंकि उनके पास कुछ सुंदर पहनने के लिए नहीं था उस पार्टी में, उस डांस पार्टी में, उस पार्टी में मिनिस्टर्स के जो रेजिडेंस होने वाला था पहनने के लिए उनके पास कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए वह नाराज़ हो गई। इसका बी है। ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। तो एनी वन ही करना है, इसको हम और सेक्शन में रखेंगे, इसको हम किस में रखेंगे, और पार्ट में रखेंगे, और। ठीक है, एक ही कोई करना है, हमने दोनों लिख दिया है। देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कहता है व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। ट्रिकी जो कुत्ता था, जो बहुत ज़्यादा लालची था, बहुत ज़्यादा खाता था, बीमार पड़ गया था, उसको डॉक्टर जेम्स हैरियट जो कि वेटरनरी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कैसे उसको ठीक किया। तो सिंपली पता है, उन्होंने उसको कोई दवा नहीं दी, बस उसका फूड इंटेक कम कर दिया, पानी कंजम्पशन ज़्यादा कर दिया, तो इसलिए कुत्ते को इस प्रकार से उन्होंने ट्रीट किया। डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एनी ओवरवेट एंड लेजी डॉग। ऐसे ट्रीट किया ट्रिकी को जैसे किसी अन्य ओवर वेट डॉग कुत्ते को वो ट्रीट करते, आलसी कुत्ते को ट्रीट करते, वैसे ही उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को भी ट्रीट किया। ही कट्स डाउन हिज फूड इंटेक, उनका खाना कम कर दिया कुत्ते का, एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, और उसको अपने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा शुरू के दिनों में अपने अस्पताल में। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड, बाद में उन्होंने ट्रिकी का खाना बढ़ा दिया और उसे खुला छोड़ दिया ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सके, ताकि उसका हेल्थ क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। और इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। अब यहाँ सप्लीमेंट्री बुक से ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनी वन, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे। हाउ वॉज होली टेकन टू स्कूल फॉर अर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मेरे हिसाब से हाउ नहीं होना चाहिए, वाई होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। क्यों उसको यहाँ पे वाई होना चाहिए, क्यों उसको स्कूल लेके जाया गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, कह रही कि भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज व्हेन द प्राइमरी स्कूल ओपेंड इन देयर विलेज द तहसीलदार एडवाइज हर फादर टू सेंड हिज डॉटर टू द स्कूल। कह रहा है कि जब स्कूल गांव में खुला तो तहसीलदार की वो बेटी थी, तो तहसीलदार की पत्नी जो कि कर्कशा महिला थी, उसने कहा अब अपने हस्बैंड को, यानी कि भोली के पिता को स्कूल भेजने के लिए। कारण क्या था, टू द स्कूल एज एन एग्जाम्पल फॉर अ विलेज, की क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके सप्लीमेंट्री बुक से दिया हुआ है।
कि यहाँ पे हाउ नहीं है, यहाँ पे वाई होना चाहिए, एक्चुअली वाई होना चाहिए, वाई कह रहा है कि वाई वॉज भोली टेकन टू स्कूल फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। भोली को प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल क्यों भेजा गया, ठीक है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से तहसीलदार ने क्यों कहा भेजने के लिए, और प्रेस और भोली की माँ ने क्यों कहा, ऐसा देखते हैं। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज व्हेन द प्राइमरी स्कूल ओपन। भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि जब स्कूल खुला प्राइमरी उनके गांव में, तो तहसील पहला कार्य था, तहसीलदार ने उनको सलाह दिया था भेजने के लिए, उसके पिता को स्कूल भेजा जाए। क्यों? ताकि जो है वो अन्य बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाए। पुराने ज़माने में लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, छोटी दृष्टि से देखा जाता था। तो तहसीलदार ने कहा कि भाई अपनी बेटी को स्कूल भेजो, ताकि ये क्या हो जाएगा, अन्य लड़कियों के लिए, अन्य बच्चियों के लिए, फीमेल्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा। आफ्टर टॉकिंग विद हिज वाइफ, और एक तो कारण ये था, और अपनी पत्नी से बात करने के बाद ही डिसाइडेड दैट, रामलाल ने डिसाइड किया, यानी भोली के पिता ने डिसाइड किया कि यदि भोली जो है स्कूल जाती है, उसकी अगली भोली अगर कुरूप भोली स्कूल जाती है, इट वुड नॉट हार्म देयर अदर डॉटर्स मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। तो उससे क्या होगा, उसके अन्य जो बेटियां थीं, यानी भोली के अन्य जो बहनें थीं, उनकी शादी अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही कोई क्वेश्चन करना था, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके और में चला आएगा। ठीक है, एनी वन करना है तो और में चला आएगा। ठीक है, कोई एक करना है, दोनों में से कोई एक करना है तो और समझ लेंगे हम इसको, हालांकि एक ही करना है। हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी। अनिल का पैसा चुरा के भाग जाने के बाद भी हरि सिंह जो है अनिल के पास क्यों वापस आई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सेल्फ मेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको, आपके इस चैप्टर में टेक्स्ट नहीं मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा, अपने आंसर खुद से फॉर्म करना पड़ेगा। लेट अस सी कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी आफ्टर स्टीलिंग द मनी। पैसा चुरा के हरि सिंह भाग तो गया था, लेकिन उसे गिल्टी फील हो रहा था। क्यों गिल्टी फील हो रहा था देखेंगे। अनिल हैड ट्रस्टेड हिम, क्या सोच के गिल्टी फील हो रहा था कि अनिल ने उसका विश्वास किया था, एंड ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस, और उसको काइंडली ट्रीट किया था, दया का व्यवहार किया था। विच मेड हरी रियलाइज दैट वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, और इससे क्या हुआ कि हरी के दिल में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की वैल्यू पता चली। ही वॉन्टेड टू चेंज हिज वेज, वो अपने तौर तरीके बदलना चाहता था, चोरी चिकारी छोड़ना चाहता था, एंड हैव अ बेटर फ्यूचर, और एक अच्छा भविष्य चाहता था। ही न्यू दैट अनिल कुड टीच